गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए आइए, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? देखिए आइए समझिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे टर्म आपका इलेक्ट्रो भी है, मैग्नेटिक भी है और इंडक्शन भी है। ये होता क्या है ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए काफ़ी दिन के बाद वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सिलेबस जो चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके अलावा जो भी कुछ अगर सिलेबस में चेंजेस होंगे वो समय समय पर आप लोगों के सामने समझा दिए जाएंगे और आप लोग की तैयारी धीमे धीमे इस तरह से कर दी जाएगी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4। यूनिट 3 तक आपका मैग्नेटिज्म का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे यूनिट 4 का स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 4 में जो पहला जो लेसन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। देखिए आइए, क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लीजिए। देखिए, एक साइंटिस्ट हुए फैराडे। उनके अनुसार उन्होंने कहा कि अगर किसी भी कंडक्टर में अगर हम करंट फ्लो करते हैं तो करंट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ये बायो-सैवर्ट ने समझाया था, और उसके बाद बायो-सैवर्ट ने इसकी इंटेंसिटी के लिए भी चीजें समझाई थी। ठीक है, सेम कंडीशन को लेके फैराडे ने ये कहा कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है, इसका मतलब क्या हुआ, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है, तो निश्चित ही मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट बननी चाहिए। इसको सोचते हुए फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। क्या थे वो एक्सपेरिमेंट, थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करिएगा। उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में समझाऊंगा। पहले आइए देखिए कि थीम क्या है इस चैप्टर की। देखिए, फैराडे ने कुछ इस तरह की कॉइल ली। ठीक, और इस कॉइल के पास में फैराडे एक मैग्नेट को लेके आए। जैसे ही मैग्नेट तेजी से इस कॉइल के पास तक लेके आए तो फैराडे ने यह देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन एक साइड में हो रहा। फैराडे जब दूसरी साइड देखा इस मैग्नेट को, तब भी फैराडे ने यह देखा कि अब भी इसमें डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में दूसरे साइड में हो रहा है। और अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है तो इसका मतलब क्या है कि इस कॉइल से कोई ना कोई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अगर मैग्नेट को रोक दें तो इसमें डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। बात समझने की कोशिश करिए कि अगर मैग्नेट को पास लाएं, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन एक साइड, और इसको दूर ले जाएं तो डिफ्लेक्शन दूसरे साइड में हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ यहां पर कि अगर हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं तो इस कॉइल में करंट फ्लो हो रही है। ठीक, और मैग्नेट का अगर मूवमेंट बंद कर दे रहे हैं तो इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जैसे ही मैग्नेट का मूवमेंट बंद कर दिया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0, और गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन 0 तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो मैग्नेट के मूवमेंट से जो यहां पे करंट बन रही है, या इसके कोई दो ओपन एंड ले लें तो यहां पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है ये हम लोग देखेंगे। तो मैग्नेट के पास आने या मैग्नेट के दूर जाने से जो करंट
इसमें जनरेट होती है उस करंट को हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, और करंट की वजह से टू ओपन एंड में जो ईएमएफ जनरेट होता है उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, और इस पूरे फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या हुआ? प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू द मोशन ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन ये डेफिनेशन या ये बात क्लास 10 तक तो अच्छी थी। क्लास 10 में आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ऐसे समझते थे कि मैग्नेट के पास आने या मैग्नेट के दूर जाने से इस किसी भी कॉइल में इंड्यूस करंट का प्रोड्यूस होना या इसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ का जनरेट होना, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते थे क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन अब आपका 12th है, अब ये डेफिनेशन एप्रोप्रिएट नहीं है। अब इसके लिए फैराडे की और थ्योरी हम लोगों को जो है पढ़नी होगी। इसी में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे आज, मैग्नेटिक फ्लक्स। द मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए आइए, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे हम लोगों ने पहली यूनिट में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ये कहा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेम कंडीशन, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। जिन्होंने मुझसे फ्लक्स एक भी बार नहीं समझा है वो थोड़ा समझ लें कि फ्लक्स क्या है। फ्लक्स ये है बेटा, काउंटिंग ऑफ फ्लो ऑफ एनी टाइप किसी भी चीज का काउंट होना, किसी भी फ्लो की काउंटिंग को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव करती थी तो वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मूवमेंट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग कहते हैं काउंटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। थोड़ा सा और अच्छी तरह डेफिनेशन देने के लिए हम लोग कह देते हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हमने ये कहा कि ये कोई मान लिया एरिया है, ठीक, कोई एक सरफेस है, इसका सरफेस वेक्टर मान लिया ये है। सरफेस वेक्टर को हमेशा हम लोग सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं। और हमने कहा कि मान लिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से इस सरफेस से जा रही हैं, तो इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मान लिया B है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है, तो इस सरफेस से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा, फाई इक्वल टू B डॉट A। ठीक, अब B क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, A है एरिया वेक्टर। इसे खोल दीजिए और फाई इक्वल टू BA cos थीटा। ठीक, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा 0 का मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 0 एंगल। ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है, ये मान लिया एक एरिया वेक्टर था, एक मिनट, हाँ ठीक है, वीडियो में साफ है, क्लियर है। ये मान लिया ये एक कोई सरफेस रखी हुई है, इसका एरिया वेक्टर मान लिया ये है,
मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में लगा हुआ है। अब देखिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, सेम है, या हम कहें जीरो है। तो थीटा इज इक्वल टू जीरो, तब मैक्सिमम फ्लक्स की सरफेस से निकलेगा फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस जीरो, तो इसकी वैल्यू हो गई बी ए। तो ये हो गई फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा अगर 90 डिग्री है, ठीक, तो ये कैसे पॉसिबल है, ये मान लो सरफेस ये है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जा रही है, एरिया वेक्टर ये लगा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल देखिए यहां पे, ये बन गया 90 डिग्री। तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हुआ इससे, फाई इक्वल टू बी ए cos 90 की वैल्यू जीरो, तो फाई इक्वल टू जीरो। ठीक, तो मैक्सिमम फ्लक्स के लिए ये कंडीशन, जीरो फ्लक्स के लिए ये कंडीशन। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ाई बहुत मुश्किल में पॉसिबल है। मैं आप लोगों से कह भी रहा हूं कि आप लोग एग्जाम आइडिया सैंपल पेपर खरीद लीजिए अगले साल के एग्जाम के, तो वो क्या होगा, आपके पास एक में साइड में नोट्स भी हो जाएगा और आपके क्वेश्चन आंसरिंग भी है, तो आपको उसमें याद करने में भी सुविधा होगी। ठीक है, लॉकडाउन कंडीशन में मैं तो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रहा हूँ, थोड़ा आप भी याद कर लीजिए, तो आपके पास एक सिस्टमेटिक नोट्स भी मिल जाएंगे, फिर आपको ज़्यादा नोट्स की भी कोई जरूरत नहीं रहेगी। जितना मैं समझाऊं उसी में आप टेक कर लीजिए, देख लीजिए। वैसे मैं तो आप पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा ही, लेकिन फिर भी आप लोग उससे भी हेल्प अच्छी मिल सकती है आपको। हाँ, अब आइए फ्लक्स फाई इक्वल टू बी डॉट ए, सीधी यूनिट क्या हो जाएगा इसका, फ्लक्स का ऑफ फाई, इसका टेस्ला, इसका मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा बेटा वेबर, सिंबल डब्ल्यू बी। सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ये हो जाएगा मैक्सवेल, इसको सिंबल एम एक्स। समझे? अब ये 1 वेबर में 10⁻⁸ मैक्सवेल, ये कैसे होता है, आइए इसको समझें। ये हो गया आपका 1 वेबर, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट 1 टेस्ला, ये हो गया एरिया वेक्टर सीजीएस में 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एमकेएस में, ठीक है, तो फाई इक्वल टू बी ए से हमने ये रख लिया। अब इन सब को हम सीजीएस में कन्वर्ट कर देंगे। 1 टेस्ला में कितना होता है, 10⁴ गॉस, 1 मीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, इन्हें आप मल्टीप्लाई 10 कितना, 448 गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल। तो 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। ठीक, इस तरह से हम लोग वेबर और मैक्सवेल में रिलेशन आपका आ जाता है। 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। थोड़ा सा और अगर समझाएंगे 1 वेबर को, और अगर जो है डेफिनेशन पे देंगे तो थोड़ा सा आप लोग और समझने की कोशिश करिए। बस मैं बंद कर रहा हूँ। फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, 1 वेबर, फाई की यूनिट वेबर, तो 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला, 1 मीटर स्क्वायर, कॉस जीरो की वैल्यू 1।
ठीक है। तो अगर कोई एक सरफेस है जिसका एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, और वो अगर 1 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, डायरेक्शन मतलब थीटा इक्वल टू 0, तब इस सरफेस से निकलने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो होगा 1 वेबर। ठीक है, फिर से समझो। इफ अ सरफेस, इफ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला is linked with a surface of 1 meter square area along the direction of surface, then magnetic flux through the surface will be 1 Weber। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके बाद का लेक्चर अब इसके बाद की वीडियो में।